छगन प्रकाश जी महाराज एक बार जोरदार तालियों से गुरु जी का करूंगा। मैं मानाराम जी से निवेदन करूंगा कि गुरु जी को माल्यार्पण कर और गुरु जी का स्वागत और अभिवादन करें। बोलिए गुरु जमुनेश्वर भगवान की। आप और हम सबका बड़ा सौभाग्य है, कई बार चाह करके भी संतों को बुलाने का आग्रह करते हैं फिर भी नहीं पहुंच पाते। और आप और हम सब बड़े सौभाग्यशाली है कि गुरु जी आज हम सब के मध्य बधारे। एक बार जोरदार तालियों से गुरु जी का अभिवादन करेंगे। सज्जनों, हम सब लोग एक विचारधारा को लेकर के और चलने वाले लोग हैं। भगवान जागो जी ने विष्णुई धर्म की स्थापना भी की थी। उस समय भी उन्होंने कोई अलक्ष्य बिठा करके और कुछ नहीं किया था, लेकिन उन्होंने एक हाथ और हम सबके लिए एक प्रेरणादायी रास्ता चुन करके दिया था कि इस रास्ते पर चलना ही आपका जीवन है और इस रास्ते पर चलेंगे तो आप और हम सबका कल्याण होगा। इसी प्रकार हमारे ऋषि और मुनियों के द्वारा भी हमारे एक समाज को भी दिशा निर्देश देते हुए और इस समाज को एक विधिवत समाज के साथ और जीवन जीने की कष्टमय जीवन जीते हुए आगे बढ़ रहा है। 1947 से पहले की घटनाक्रम को यदि याद करते हैं तो इस धरती पर रहने वाला हर मानव मात्र कहीं न कहीं संघर्ष के दुस्साहस को झेलता रहा है। आप और हम सब कल्पना कर सकते हैं कि अच्छी चीजों को खंडित करने के लिए कौन कौन आगे नहीं आया और कौन आया कौन नहीं आया, वो आप और हम सब अच्छी तरह भली भांति जानते हैं। कहां आवश्यकता पड़ रही थी, कैसे आवश्यकता पड़ रही थी, क्यों आवश्यकता पड़ रही थी, इसको भी हम अच्छे से परिचित हैं। लेकिन इस भारत की भूमि पर रहने वाले लोग बड़े संघर्षशील लोग थे। उन्होंने कभी भी आत्मसमर्पण नहीं किया। जब जहां आवश्यकता पड़ी वो संघर्ष करते रहे। आपका वह व्यक्ति है जो पुनः उठ करके खड़ा नहीं होता, और इस धरती पर रहने वाला, भारत की भूमि पर रहने वाले लोग हमेशा हमेशा जब आवश्यकता पड़ी तो अपने पैरों पर खड़े होकर के वो संघर्ष करते रहे। कहते हैं कि जब इतना लंबा संघर्ष झेलने के बाद और एक स्वतंत्रता का आंदोलन चलता है, देश आजाद होता है और आजादी के बाद एक लोकतंत्र की बहुत महती भूमिका के साथ पूरा भारत एक लोकतंत्र का हिस्सा बनता है। कहते हैं कि राजनीतिक क्षेत्र में कहीं न कहीं दो दल आपस में टक्कर खाते हैं। समय हर परिस्थिति और मोड़ पर हर व्यक्ति का अलग होता है। 1947 का घटनाक्रम का जिक्र करें तो वो बहुत कुछ अलग था और आज की परिस्थितियां बहुत कुछ अलग है। जीवन के अंदर सच्चाई क्या हो सकती है, अच्छा रास्ता क्या हो सकता है, आगे देश प्रगति कैसे कर सकता है, देश के रहने वाला नागरिक सुखी जीवन कैसे जी सकता है, इसको लेकर के और चिंता करने वाले भी 1947 के समय एक लोगों की टुकड़ी थी। कहते हैं कि जब अच्छे लोग और इस देश के लोग आजादी का जश्न मना रहे थे तो अच्छे लोग एक एकांत में बैठ करके और चिंता भी कर रहे थे कि जो स्वतंत्रता मिली है इसको कैसे आजादी के साथ और अच्छे नेतृत्व के साथ आगे कैसे बढ़ सकते हैं। जनसंघ की स्थापना होती है, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना होती है, और कहते हैं कि धैर्य व्यक्ति का हमेशा साथ देता है। आदमी को धैर्य के साथ आगे बढ़ना चाहिए। कहते हैं कि जब अटल बिहारी वाजपेयी को किसी ने कहा था कि आप 2 या 3 लोगों को क्या कर लोगे, अटल जी बड़े हंसते हुए ठाकुर में कहते हैं कि कभी 2 थे अब हुए अनेक। मतलब कितना शानदार भाव था उनका कि 2 थे और 2 से अब हम अनेक हो गए। और एक बार तो कहते हैं कि लोकसभा में किसी विपक्षी पार्टी ने उनको टर्न करते हुए कहा था कि 3 लोग आप क्या कर लोगे, उन्होंने कहा 3 के भी 300 होंगे। आप सोच लो कि केवल 3 लोग हैं भारत के अंदर, परिस्थिति बहुत कुछ विपरीत है। इस समय भी उन्होंने धैर्य के साथ और कितने विश्वास के साथ कहा था कि 3 के भी 300 होंगे। वो दृश्य हम सब सौभाग्यशाली के वो सारा दृश्य हम देख रहे हैं।
2014 की घटनाक्रम के बाद पूरे भारत की परिस्थितियां, भौगोलिक क्षेत्र की स्थितियां सारी बदल रही। विकास के नाम पर यदि देखते हैं तो बहुत कुछ बदल रहा है, लेकिन हम सबकी क्या भूमिका रही है ये हमें अपने आप पर सुनना है और अपने आप को समझना है। कहते हैं कि जब पार्टी और परिवार की परिस्थितियां, गांव की परिस्थितियां बहुत कुछ अलग होती है। भाई भाइयों के विवाद को लेकर के भी यदि चर्चा कर लेते हैं तो भी कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जब देश की बात आती है तो हम सब एक जाजम पर खड़े होकर के और एक नारे के साथ यदि सब लग करके काम करते हैं तो वहां हम सबकी शक्ति दिखाई देती है। आज यदि हम इस क्षेत्र की बात करते हैं, बाड़मेर जिले की बात करते हैं, तो बाड़मेर जिले में हमारी 2 सीटें आज हमारे पास। हम सब बड़े भाव और चाव के साथ, कितनी मेहनत के साथ जिस काम को हमने सिरे पर चढ़ाया है, अब उसको बचा करके चलने की आवश्यकता है, उसको मेंटेनेंस और मैनेज करते हुए चलने की आवश्यकता है। कहते हैं कि जब आवेश में आकर के व्यक्ति को एक कदम भी गलत उठा लेता है तो वो दुनिया को दिखता है एक गलत कदम। इसीलिए हम धैर्य के साथ कैसे आगे बढ़ सकते हैं, एक विश्वास के साथ कैसे आगे बढ़ सकते हैं, सबको साथ लेकर के कैसे आगे बढ़ सकते हैं, यही हमारे जीवन में उतरना चाहिए। मित्रों, ये लोकतंत्र है और कहते हैं कि इस लोकतंत्र में एक सिर कुछ नहीं कर सकता, असंख्य सिर बहुत कुछ कर सकते हैं। ये लोकतंत्र है, इसमें सिर कटाने की आवश्यकता नहीं, केवल और केवल सिर गिनाने की आवश्यकता है। अब हम सबको किस रास्ते पर चलना है? हमारी इस भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले लोग हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर के कैसे चल सकते हैं? हमारे कारण किसी की आत्मा को ठेस नहीं पहुंचे, हमारे व्यवहार के कारण कोई व्यक्ति हमसे दूर जाकर के नहीं बैठे, ये हमारे जीवन में बहुत जरूरी है। ये राजनीति है। बहुत सारे लोग जब इस प्रकार की चर्चा करते हैं, मैं कभी कभी सहजता के साथ कहता हूं कि राजनीति में आदमी को दौड़ करके आगे बढ़ना पड़ता है। यहाँ कोई हाथ पकड़ करके सीटी चढ़ाने वाला नहीं मिलेगा। एक दिन ये राजनीति इतनी अच्छी हो जाएगी, वहां लोगों को खींच करके लाना पड़ेगा, वाह भाई आपको ये करते हैं। लेकिन वर्तमान में जो राजनीति का परिक्षेत्र चल रहा है, जो काम चल रहा है, इसमें दौड़ करके आगे जाना पड़ता है। जब बड़े बुजुर्ग लोगों से नौजवान थोड़े से आगे निकलते हैं तो गाँव में लगता है कि अब तो फलाने का बेटा नेता बन गया, अपनी कौन सुनेगा। मैं उन सब बुजुर्गों को भी कहना चाहता हूँ, नौजवानों को भी कहना चाहता हूँ, हम काम करेंगे लेकिन बड़े बुजुर्गों को साथ ले जाकर के काम करेंगे। हम काम करेंगे, उनके नेतृत्व में काम करेंगे, हम काम करेंगे, उनके आशीर्वाद से काम करेंगे। आप और हम सब कल्पना कर सकते हैं, जब हमारे बड़े बुजुर्ग और पंच प्रमुख गांव में होते थे, दादाजी हमेशा एक पोते की अंगुली पकड़ करके ब्याह शादी पंचायती में साथ लेकर के जाते थे। आप और हम सब उस समय नहीं समझ पा रहे थे कि वो दादाजी अंगुली पकड़ करके क्यों लेके जा रहे, लेकिन जब उनके पीछे और उनके जीवन के बारे में यदि अध्ययन करते हैं तो उस अंगुली के पीछे भी बहुत बड़ा रहस्य था। हमारे समाज के अंदर, सब जाति बिरादरियों के अंदर जब पंच प्रमुख और समाज का नेतृत्व करने के लिए दादाजी कहते हैं जब पूत के पैर पालने में दिख जाते, छोटी अवस्था में परिवार में एक्टिव कौन है, उस पोते की अंगुली पकड़ करके हर ब्याह फंक्शन में ले जाते थे, हर पंच की पंचायतियों में ले जाते थे। समाज में निर्णय करने की क्षमता कैसे डेवलप हो, इसलिए उनको साथ लेकर के जाते थे, हर छोटी बड़ी घटना उनको सुनाते थे, कैसे पंचायती करते हैं, कैसे बात करते हैं, कैसे बोलना है, कैसे उठना है, ये छोटी सी अवस्था में ही प्रारंभ कर लेते थे। लेकिन आज का समय बहुत कुछ बदल चुका है। मैं ऐसी बात नहीं कहना चाहता हूं मुझसे कि आज के समय में दादाजी को पोता अंगुली पकड़ने भी नहीं देता है, क्योंकि उसके माताजी पिताजी अपने आप में कुछ अलग सोचते हैं, लेकिन वो समय जरूरी है। दादाजी का प्यार उस पोते के लिए बहुत जरूरी है और आने वाली पीढ़ी के लिए भी। हम सब यदि बड़े और बुजुर्गों के जीवन से यदि सीखेंगे, मैं कहता हूं दुनिया में कोई ताकत हमको रोक नहीं पाएगी। और यदि हम एकांत में अकेले निकल कर राह चलना प्रारंभ करेंगे तो हम लंबे नहीं चल पाएंगे। इसलिए मैं कहता हूं कि हम सब लोग बड़ों के आशीर्वाद से जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। मैं एक जीवित उदाहरण बता सकता हूं आपको। कहते हैं कि जब अटल बिहारी वाजपेयी की तबीयत बहुत नाजुक थी और नरेंद्र मोदी उनके एकदम परम शिष्य ऐसे अपने आप उनके थे और अटल बिहारी जी को गुरु मानते। कहते हैं कि जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, ये बाहर कहीं नहीं दिख रहा है, लेकिन मोदी जी जब भी आउट ऑफ कंट्री जाते थे या कोई अच्छा काम करने के लिए जाते थे या कोई नई घोषणा या कोई नया कुछ करने जाते थे, उससे पहले वे हमेशा अटल बिहारी वाजपेयी के वहां जाते थे। अटल जी सैया पर सो रहे हैं आराम से, उनको ज्यादा कुछ पता भी नहीं चल रहा है, लेकिन वहां जाते हैं, उनके सामने खड़े रहते हैं, उनके पैर छूते और उनको कहते हैं कि मैं ये काम करने के लिए जा रहा हूं, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए, और उनके चरणों में अपना सिर टिका करके फिर वहां से निकलते।
जब किसी ने पूछा मोदी जी को कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि मेरे जीवन में जो कुछ सीखा है मैंने इनसे सीखा है, और मुझे पता है कि आशीर्वाद स्वरूप उनकी आंखें यदि मेरे पलक भी झपक करके देखती है तो मुझे इनकी ताकत मिलती है और मैं इस ताकत से इस देश का नेतृत्व कर सकते हैं कि देश का प्रधानमंत्री चाहे तो नहीं कर सकता ऐसा, जाने की जरूरत भी नहीं थी उनको, उनके पास सब कुछ पावर है, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, मेरे लिए सबसे श्रेष्ठ वो। इसीलिए मैं सब नौजवान साथियों को कहना चाहता हूं कि हम हमारे समाज के वयोवृद्ध लोगों को साथ लेकर के चले। हम सब की ताकत, हमारे समाज की ताकत, हमारे इस क्षेत्र की ताकत है, और हमारी ताकत से ही हम इस क्षेत्र को सबसे बड़ा मजबूत कर पाएंगे। इसलिए आज से हम सब लोग अपने मन में संकल्प लें, हम हमारा स्थान किसी को कैसे दे सकते हैं, इसको लेकर के भी हम सबको अच्छे से सोचना चाहिए। एक छोटी सी स्टोरी ध्यान में आती है कि एक राजा थे, उनके परिवार में कोई नहीं था, उनके पास अथाह धन संपदा थी। कहते हैं कि राजा ने विचार किया कि अब जो ये सारा धन है ये दान दूंगा, मैं मेरे पास नहीं रखूं। कहते हैं कि उन्होंने दान देने का काम प्रारंभ कर लिया। एक व्यक्ति था, वो लाइन में लगा। कहते हैं कि दिन भर लाइन में रहा, शाम का समय 5 बजे का तय था, 5 बजे के बाद मैं किसी को नहीं दूंगा, अगले दिन दूंगा। कहते हैं कि वो चलते चलते वहां तक पहुंचा, तब तक सूर्यास्त हो गया था। वह व्यक्ति जो सबसे लास्ट पायदान पर था वो अगले दिन 5 बजे आकर के लाइन में लग जाता है। लेकिन कहते हैं कि जब वो लाइन में खड़ा था तो एक विकलांग आदमी आ गया सुबह सुबह, तो एक कदम पीछे हटते हैं, उस विकलांग को वहां खड़ा कर देते हैं कि आप मेरे से आगे उधर। तब तक एक दूसरा और गरीब आ जाता है, फिर उसको स्थान देते, वो पीछे हटते रहते हैं। कहते हैं कि दूसरे दिन भी उसका नंबर नहीं लगता है। तीसरे दिन फिर वो 5 बजे जाकर खड़ा होता, फिर इस प्रकार की घटना बनती है। कहते हैं कि 5 दिन तक वो लगातार प्रातःकाल सबसे आगे आता है, लेकिन कोई भी कोई गरीब आदमी आता है तो वो उसको आगे करता है, वो खुद पीछे हट जाता है। कहते हैं कि जब 5वें दिन का सूर्यास्त का टाइम हुआ, राजा ने उसको बुला करके पूछा कि आप हमेशा अंतिम पायदान पर आकर के खड़े रहते, समय पूरा होता है उस समय आप प्रातःकाल जल्दी क्यों नहीं आते, आखिर क्या कारण है? उन्होंने कहा कि राजन, कारण कुछ नहीं है, आपके पास धन है इसलिए आप धन दे रहे हो, और मेरे पास मेरी जगह है, मैं किसी न किसी गरीब को मेरी जगह दे रहा हूं और मैं 4 कदम पीछे हट जाता हूं, बस मेरे पास प्रेम नहीं। मेरे नौजवान साथियों, बड़े बुजुर्गों, मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, हम हमारे जीवन में क्या दे सकते हैं, हमारे पास क्या है क्या नहीं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो कुछ है उनमें से हम कैसे क्या दे सकते हैं, ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज समाज के द्वारा जो मान और सम्मान दिया गया, आपकी आत्मीयता और आपका भाव विभव देख करके मैं बड़ा गदगद हुआ हूं। मैं आप सबको आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद करता हूं। आप सबके चरणों में नतमस्तक होकर मैं आपको प्रणाम करता हूं। आप सबका प्यार और आशीर्वाद ऐसे ही बना रहे। समाज के अंदर राजनीति एक अलग पायदान पर है, समाज की जिम्मेदारी एक अलग पायदान पर है। हम सब एक होकर के चलेंगे, एकजुट होकर के चलेंगे, तभी हम अच्छे और अगले शिखर पर पहुंच पाएंगे। ऐसी आशा और अपेक्षा के साथ हम सब लोग जीवन में एक भी ऐसा अवसर किसी को नहीं दे जिसके कारण कभी समाज को नीचा देखने की आवश्यकता पड़े। हम सब लोग संगठित होकर के, व्यवस्थित होकर के, किसी भी बात को मुंह का चावल नहीं बनाते हुए, जहां आवश्यकता लगे मुझे 4 कदम पीछे हटना चाहिए तो वहां 4 कदम पीछे हट जाना चाहिए। मैं मेरे नौजवान साथियों को भी कहना चाहता हूं कि जीवन में यदि आगे बढ़ना है तो शिवाजी के चरित्र को अवश्य पढ़ना चाहिए। शिवाजी जो महाराज हिंदवी साम्राज्य की स्थापना करते हैं, पूरे भारत को बचाने का काम शिवाजी महाराज करते हैं, उनके जीवन की जीवनी को अवश्य पढ़ना चाहिए। मैं कहता हूं शिवाजी महाराज एक नहीं 20 बार 4 कदम पीछे हटे। उनको समाज के ओर में भी झेलने पड़ते थे कि आप तो महाराजा होकर के पीछे हट रहे, लेकिन कहते हैं कि समय का इंतजार करना चाहिए आपको, अवसर का इंतजार करना चाहिए आपको। इसलिए यदि 4 नहीं 5 कदम भी पीछे हटना पड़े तो पीछे हट जाना चाहिए, लेकिन कभी भी मूंछ का चावल बना करके आदमी को कभी ऐसे अगले पायदान पर प्रयास नहीं करना चाहिए। समय जिस दिन आएगा उस दिन अपने को खींच करके लाएगा, कोई दुनिया की ताकत नहीं रोकने वाली। ये मैं आपको बता सकता हूँ खुल करके कि मैं जिस दिन जिला अध्यक्ष की घोषणा हुई है, उससे पहले मेरे को बहुत सारे लोगों ने चला करके कहा, मैं कोई बात बढ़ा करके नहीं, मैं सीरियसली बता रहा हूँ आपको। मेरे को इससे 10 दिन पहले भी लोगों ने कहा कि आपको जिला अध्यक्ष बना सकते हैं। मैंने उनको स्पष्ट लिखा, मैं 200% मुझे जिला अध्यक्ष नहीं बनाना है, न कोई मुझे बना रहा है। उन्होंने कहा ऐसी क्या बात है? जब मैंने कहा कि संगठन का सिस्टम है कि 3 लोगों के नाम देते, मेरा जब नाम ही नहीं है तो मेरे को जिला अध्यक्ष कहां से बनाएंगे? तो मैंने सब लोगों के जितने कॉल आ रहे थे उन सबको मना भी, जो लोग फर्स्ट चढ़ा रहे थे मैंने उनको भी चला करके मना किया। मैं इस प्रकार की अफवाह नहीं फैलानी चाहिए। लेकिन कहते हैं कि जिस दिन घोषणा उससे पहले रात को 8 बजे मेरे पास एक कॉल आता है कि आपको बाढ़ में रहना है। तो मैंने कहा मैं तो जोधपुर से आ रहा हूँ, मेरे को आज गांव जाना, मैं 7 दिन से आया हूँ प्रवास से। तो कोई नहीं, आप 2 मिनट मिल करके निकलो। मैं वहां गया तो उन्होंने कहा कि आवेदन कर दो, बाकी हम आपको कुछ नहीं करें। ठीक है, मैंने चलते हुए फॉर्म भर दिया, मेरे पास प्रस्ताव भी नहीं था।
तो एक हमारे मंडल अध्यक्ष मार्केट में, उनको बोला आई भैया आप एक प्रस्ताव तो बनिए कम से कम। तो वो जाते हुए मजाक भी कर रहा था मेरे से कि वैसा आप मेरे को कुछ दे दो, नहीं तो मैं आपको प्रस्ताव पीछे हटाऊंगा। मैंने कहा आप बने आराम से पीछे हट सकते, मेरे पास जाने के लिए कुछ नहीं है। और संजोग से दूसरे दिन प्रातःकाल जिलाध्यक्ष की घोषणा हो जाती है। ये मांगने से नहीं है, ये संगठन ने शांति पूजा पर दिया है। संगठन में जो काम करेगा पार्टी उसको स्वतः ही ऊपर खींच लेगी। वहां अप्रोच की जरूरत नहीं है, वहां डिजाइन की जरूरत नहीं है, केवल और केवल संगठन में काम की पूजा है। आप सब लोगों के आशीर्वाद के कारण आज जिलाध्यक्ष की जिम्मेदारी मिली है। मैं भी चाहूंगा मेरे समाज का सिर गर्व के साथ ऊंचा रहे, इसके अच्छे से काम करने का प्रयास करूंगा। लेकिन सबसे पहले आप सबके सहयोग की और आशीर्वाद की आवश्यकता रहेगी, तो मैं मेरे समाज का गर्व के साथ सिर ऊंचा रखने का पूरा प्रयास करूंगा। ऐसी आशा और अपेक्षा के साथ मैं मेरी बात को विराम करता हूं। बोले गुरु जम्बेश्वर भगवान की, विष्णु भगवान की।